नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान और स्वागत है आप सभी का ईशान एडवर्स में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य यानी कि इंडियन पॉलिटी का ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट में हम ये कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है। ये लगभग 35 पेज का पीडीएफ है और 3 से 4 वीडियो में हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे और मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कौन-कौन से अध्याय हैं पहले वो देख लेते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास, उसके बाद संविधान के स्रोत, संविधान के प्रमुख भाग, ऐसे ही सभी मुख्य जो अध्याय हैं सभी इसमें शामिल है। तो पहला अध्याय है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। संविधान अगर आसान शब्दों में कहें तो नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह होता है जिसके आधार पर देश चलाया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। पहले हम लोग ये कैसे भारत में विदेशी आए, मूलतः हम लोग जानेंगे ब्रिटिश के बारे में और उन्होंने कैसे पहले कंपनी का शासन किया, फिर 1857 का जो क्रांति होता है उसके बाद वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया। उसके बाद कैसे संविधान का विकास हुआ, संविधान निर्माण हुआ, ये सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो कि 1773 से 1853 तक का है और ये 1857 के बाद फिर ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो इसमें पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम में पहला है रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया। उसके बाद 4 चार्टर एक्ट आए, चारों का समय यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ब्रिटिश ताज में 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ऐसे ही कुल मिला के यहाँ पे 7 अधिनियम है टोटल। तो हम ये सब पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए, सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें मुख्य क्या क्या पॉइंट थे वो हम लोग जानेंगे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट में इस अधिनियम के तहत भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। तो पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ये पॉइंट भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसी अधिनियम के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे उनके पद को क्या कर दिया गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इनके सहायता के लिए 4 लोगों का, 4 सदस्य का एक परिषद का गठन किया गया जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इनका कार्यकाल था 5 वर्ष। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, इस व्यवस्था के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो वॉरेन हेस्टिंग। ये नाम ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। इसके बाद इसमें और कौन सा पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है कि इस व्यवस्था के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि पहले मद्रास, बम्बई और बंगाल के जो गवर्नर थे वो अपना अलग अलग कार्य करते थे, लेकिन इस अधिनियम के बाद क्या हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुए उनकी शक्ति बढ़ा दी गई
और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर जो हैं वो इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। देख सकते हैं ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है और आरओ एंड एआरओ का भी एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में के तहत 1774 में बंगाल के कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। अगला पॉइंट है, इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे, अपने लाभ के लिए और यहाँ पे लोगों का काम आसानी से करवाने के लिए और निजी व्यापार भी करते थे और भारतीय से उपहार भी लेते थे, जिसे घूस भी कह सकते हैं। तो ये इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। अब यहाँ से धीरे धीरे ब्रिटेन देख सकते हैं आप कैसे इस हमारे देश पर कब्जा करने के लिए धीरे धीरे आगे अग्रसर हो रहे थे। इसके बाद क्विट इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो देख लेते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद 1784 का क्विट इंडिया एक्ट, पहला पॉइंट इसमें है, इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो वो धीरे धीरे ऐसे ही हमारे ऊपर ब्रिटिश ने प्रभुत्व काम करने का कार्य शुरू किया। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। पहले दोनों का एक ही संबंधित थे, लेकिन अब व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है, भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। भारत में कंपनी के जो शासित क्षेत्र थे जहाँ पे कंपनी रूल करती थी उस जगह को क्या कह दिया गया, तो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, यानी कि वो ब्रिटिश सरकार के अंदर है। अगला पॉइंट है, इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। पता है क्यों 1858 तक ही, क्योंकि 1857 में विद्रोह हो गया था जिसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया था। तो ये भी देख सकते हैं एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो इस एक्ट के तहत, क्विट इंडिया एक्ट के तहत, जो कि कब आया था, तो 1784 में आया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल, जिसको क्या कहा जाता था इंग्लिश में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, को अनुमति दे दी गई। अगला पॉइंट है, परंतु राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये भी पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 2003 में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि राजनीतिक मामलों के लिए क्विट इंडिया एक्ट के तहत एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इसके बाद 1786 का अधिनियम, इसका पहला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया कि गवर्नर जनरल अगर चाहे किसी विशेष परिस्थिति में तो अपने परिषद का जो निर्णय है उसको निरस्त कर सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसे मिले, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके पीछे कहानी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बस शॉर्ट में पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे।
यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रथम और अंतिम गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में दिया गया हुआ है, उनका पूरा डिटेल। आइए इसके बाद हम जानते हैं चार्टर एक्ट, जो कि 1793 में आया। चार्टर एक्ट 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है MTS एग्जाम में जून 2023 में, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चार्टर एक्ट 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम, अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी को पहले शुरू में कम ही मोनोपोली मिला हुआ था, कम ही वर्षों के लिए। फिर इस चार्टर एक्ट जो 1793 में आया, इसी के तहत 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कंपनी का अधिकार। ये भी पूछा जा चुका है उत्तराखंड के PCS एग्जाम में। तो चार्टर एक्ट 1793 में 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका पहला पॉइंट है, इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि पहले जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पास एक अधिकार था कि केवल वही भारत में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, उसमें इस एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एक अधिकार जारी रहा। यानी कि भारत में जो चाय का व्यापार था, वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। ये भी पूछा जा चुका है IAS के एग्जाम में 2019 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। ये भी IAS एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। अभी के लिए ये अमाउंट छोटा लग सकता है, लेकिन उस समय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष अच्छा खासा अमाउंट था। तो इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत छोटा सा पॉइंट था। और 1813 का चार्टर एक्ट खत्म होता है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका पहला पॉइंट है, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो हम लोग देख सकते हैं कैसे बंगाल पे ज़्यादा फोकस था उन लोगों का। पहले उन्होंने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, पद को चेंज किया, पावर चेंज किया। उसके बाद अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी कि ब्रिटिश आधिपत्य में जितने भारत के क्षेत्र थे, उन सबका हेड एक तरह से भारत का गवर्नर जनरल। अगला पॉइंट है, इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब कंपनी व्यापार छोड़कर राजनीति की तरफ बढ़ चुकी थी। अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को शामिल किया गया, जिसमें प्रथम कौन थे? मैकाले। अगला पॉइंट है, इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी कि ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकते थे। अगला पॉइंट है, इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। ये भी पूछा जा चुका है PCS के एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर और जो भेदभाव किए जाते थे नियुक्ति के लिए, उसे समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है, इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीयों को अधिकार देना शुरू किया। अगला पॉइंट है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1843 में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है, इसके तहत भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। तो ये छोटा सा पॉइंट था हमारा। तो ये
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसमें भी 3 पॉइंट ही है, ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट है, इसके द्वारा कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई, यानी कि कार्यपालिका जो शक्ति थी और विधायी शक्ति थी, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अगला पॉइंट है, विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। और तीसरा पॉइंट है इसमें, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अभी जो हम लोग देखते हैं सिविल सर्वेंट के एग्जाम के लिए जो खुली प्रतियोगिता होती है, वो यहीं से शुरुआत हुआ था, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। 1857 की जो क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम और उसके आगे जो भी अधिनियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आप सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।